जिसके बाद वो दोनों एक जगह आके बात करने लगते हैं। क्या आप तुम मुझे बता सकते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जानता हूँ तुम डीमन ट्राइब के स्लेव थे, जिसे कि सोबी सास लड़ते समय वापस लेके आया था। कौन जानता था तुम्हारे पास इतने कम समय में यहाँ तक आने का पोटेंशियल था। डैड कहता ये तो कुछ भी नहीं, मेरे अंदर बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा टैलेंट है। कल तुमने जो मैच जीता वो बहुत अच्छा था। किंग के साथ साथ सभी लोगों ने तुम्हारी काफी तारीफ की सिवाय मेरे। मैंने किंग के सामने एक सुझाव रखा, जिस तरह से तुम अभी बढ़ रहे हो उसी तरह बढ़ते रहे तो हम तुम्हें ग्रेजुएट होने के बाद आर्मी में सार्जेंट के पद में शामिल कर लेंगे। डैड कहता है सार्जेंट और मेजर में सबसे ऊपर कौन होता है? डेरेंस कहता है बेशक मेजर हाई ऑफिसर होता है। डैड कहता है ये तो ऐसी बात कर रहा है जैसे इसने मेजर बनने के लिए पहली पोजीशन हासिल कर ली हो। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? डैड कहता है ये सही नहीं है, तुम्हें मुझे भी मेजर की पोजीशन में शामिल करना होगा। डेरेंस कहता है तुम बहुत लालची हो, सार्जेंट की पोजीशन पहले से ही बहुत अच्छी है। डैड कहता है तुम चिंता मत करो, मैं टूर्नामेंट के बाद मेजर बन जाऊंगा। डेरेंस कहता है मेजर की रैंक को बाकी रैंक की तुलना में केवल एक ही लाभ है, वो अपनी इच्छा अनुसार एम्पायर की दीवारों के अंदर बाहर हो सकता है। लेकिन नुकसान यह है कि उसे लड़ाई के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है, फॉर्जिंग फाइट के लिए सही नहीं होती। इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि तुम्हारे लिए एक नई स्क्वाड्रन बनाई जाए जिसे तुम लीड करो। रेड चिल्लाते हुए कहता है डेरेंस किसने कहा फौजस लड़ नहीं सकते? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है? तुम मेरे लिए फैसला क्यों ले रहे हो? क्या मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था? डेरेंस कहता है ये सब मेरी इच्छा से हुआ था, क्योंकि अभी भी तुम्हें मुझ पर डाउट है तो तुम भी यूजुस लिम्बर के लेवल पे ही हो। ये सबसे अच्छा था जो मैं तुम्हारे लिए मांग सकता था। रेड कहता है तुम बकवास कर रहे हो, कल मैच है, मुझे जल्दी सोने जाना है। और वो जाने लगता है। डेरेंस कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? मुझे नहीं पता तुम ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मोटिव मुझे गुस्सा दिलाना था तो तुमने वही किया। डेरेंस कहता है ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर तुम मुझसे फाइट में मिलोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी रेड जोरों से हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे आज यहाँ बात करने के लिए क्यों लेके आए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम डरते हो। डर? भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? रेड कहता है मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। तुम जन्म से ही रॉयल फैमिली का हिस्सा रहे हो, अब तक तुमने एक आसान जिंदगी जी है और तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिली है। यही कारण है कि तुमने जन्म से लेके अब तक हार महसूस नहीं की। तो आज मुझे खोजने का कारण ये था कि तुम अपनी एबिलिटीज पर शक कर रहे थे। तुम अपने आप से कह रहे थे कि तुम हार नहीं सकते। तुम खुद से कह रहे हो कि शायद मैं ही तुम्हें हरा सकता हूँ और इसीलिए तुम मुझसे डरते हो। रेरेंस कहता अब बहुत हो गया, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गए। और वो अपना बॉडी फोर्स रिलीज करने लगता है। ये सही है, जब मैं निहत्ता हूँ तो मुझे मार डालो ताकि तुम्हारे लिए ये सब आसान हो जाए। तभी सोबी सास वहाँ आके रेरेंस को रोक देता है। योर हाइनेस ऐसा करने से आप रूल्स तोड़ रहे हैं। जो सुन के रेरेंस बॉडी फोर्स रिलीज करना बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। रेड कहता है रेरेंस मैं ही तुम्हें हराऊंगा और रेरेंस वहाँ से चला जाता है। तभी टीचर मार्टिन भी वहाँ आ जाते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं क्या तुम ठीक हो? रेड कहता है मैं ठीक हूँ, ये मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। टीचर सोबी सास क्या आप लोगों को मुझसे कुछ काम था? सोबी सास कहता हाँ उस यूजुस लिम्बर के बारे में। जिसके बाद वो सभी एक जगह आके बात करने लगते हैं। रेड कहता है क्या यहाँ तक कि टीचर भी यूजुस लिम्बर पे क्राफ्ट नहीं कर सकते? टीचर मार्टिन कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, यूजुस लिम्बर को क्राफ्टिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और न ही उसके आकार को काट कर या फिर आग से बदला जा सकता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यूजुस लिम्बर में क्राफ्टिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रेड सोचता है मुझे लगा मैं ही एकमात्र इंसान हूँ जिसने यूजुस लिम्बर को क्राफ्टिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने का सोचा था। मुझे लगता है मैंने इस दुनिया के लोगों की बुद्धि को बहुत कम ही समझ लिया। तभी टीचर मार्टिन कहते हैं मैं सच में ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुमने यूजुस लिम्बर का यूज करके फॉर्जिंग करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया। रेड कहता है मैंने इसके लिए किसी स्पेशल टेक्निक का यूज नहीं किया, मैंने तो बस हमेशा की तरह ही फॉर्जिंग की थी। टीचर मार्टिन कहते हैं क्या तुमने आम चीजों की तरह ही फॉर्जिंग की थी? रेड कहता है क्या एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं? तभी सोबी सास कहता है हुलो प्रिंस में बहुत सारी कहानियां फैली हुई हैं, इनमें से एक यूजुस लिम्बर के बारे में है। कहानी के हिसाब से जिसने हुलो प्रिंस को बनाया उन्होंने सभी जिंदा जीवों को बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पावर का यूज किया, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी को खर्च करने के बाद वो प्लेन्स को छोड़कर कहीं और आराम करने चले गए और शिप के एकमात्र टुकड़े जिसे उन्होंने प्लेन छोड़ने के लिए यूज किया था वो जहाज से बहकर आई लकड़ी के टुकड़े थे और शिप से बहकर आई लकड़ी के वो टुकड़े धीरे धीरे यूजुस लिम्बर में बदल गए। केवल इस दुनिया के क्रिएटर ही जानते थे कि उस लकड़ी का कैसे इस्तेमाल करना है। तभी टीचर मार्टिन कहते तो क्या इसका मतलब रेड के पास क्रिएटर के जैसी पावर है? और वो उसे चेक करने लगते हैं। रेड कहता मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो बस यूजुस लिम्बर की खासियत के बारे में पता था, मैं तो बस उसमें फॉर्जिंग करने की कोशिश करना चाहता था। और सोचने लगता है तो क्या इसका मतलब यूजुस लिम्बर में फॉर्जिंग नहीं कर सकते? क्या ऐसा हो सकता है इस दुनिया को उसी ने क्रिएट किया है जिसने अर्थ को क्रिएट किया है? और वो प्रिंसिपल के साथ हुई बात को याद करने लगता है। रेड याद रखना कि अपनी रियल आइडेंटिटी को किसी के सामने मत लाना। तभी सोबी सास कहता है टीचर मार्टिन जब आप डॉप टाइप के साथ फॉर्जिंग सीख रहे थे तो क्या आपने कभी सुना था कि डीमन टाइप फॉर्जिंग का यूज कर सकती है? पर टीचर मार्टिन मना कर देते नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, मैंने बस इतना सुना था कि डीमन टाइप हमसे ज्यादा पावरफुल है, उनके पास हमसे ज्यादा बॉडी फोर्स है और उसे वो बॉडी फोर्स मैजिक कहते हैं। रेड जब डीमन टाइप के साथ था तब उसका बाहरी लोगों से कांटेक्ट जरूर रहा होगा। अगर रेड यूजुअली में फॉर्जिंग कर सकता है तो शायद वो रेडेंस को हरा सकता है। रेड कहता है शायद इसका सवाल ही नहीं है, मैं उसे जरूर हराऊंगा। सोफी सास कहता है ये काफी अच्छी बात है कि तुम्हें दृढ़ संकल्प और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, अगर मैं थोड़ी देर और ना आता तो शायद तुम मर चुके होते। रेड कहता है अगली बार जब हम अरीना में मिलेंगे तब मैं उसे
उसे हरा दूंगा। जिसके बाद हम दूसरे दिन अरीना को देखते हैं। सोफिसास कहता हम फाइनल्स की काफी करीब आ गए हैं और अब से क्वार्टर फाइनल के मैच शुरू होंगे। इसका पहला राउंड फॉर्जिंग क्लास के रेड और सेप क्लास के 9 के बीच होगा। स्टूडेंट तैयारी करें, कंपटीशन 10 मिनट बाद शुरू होगा। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो कि अपनी तैयारी करके फाइट के लिए जाने लगता है। एली कहता है रेड 9 बहुत खतरनाक है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बिल्कुल मेरी तरह स्ट्रॉन्ग है। रेड कहता है मेरी चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है। ऐसा कहती वो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। रेड कहता है इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता तुमने अपनी पहली लड़ाई कैसे जीती थी। जिसके बाद हम उनकी फाइट देखते हैं जहाँ एली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा, तुमने जरूर कोई मैजिक किया है, और वो उसके मैजिक को तोड़ देता है। जो देख के मेली परेशान हो जाती है, तुमने मेरे मैजिक को तोड़ दिया, और वो अपना अल्टीमेट अटैक तैयार करने लगती है जिससे एली फ्रीज हो जाता है। और मेली की अल्टीमेट एबिलिटी होती है अट्रैक्शन। वो अपने बालों को हवा में लहरा के अपने चार्म का यूज करने लगती है जिसे देख के एली वहीं जम जाता है। ऑडियंस पे भी मेली के चार्म का असर होने लगता है और वो उसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ तक कि टीचर भी उसके चार्म से नहीं बच पाते। यहाँ सोफिसास किंग की आंखों को ढाक लेता है, आपको इस तरह की एबिलिटी देखने की जरूरत नहीं है। और तभी एली उसके चार्म को तोड़ देता है, मैं इस तरह की चीज से नहीं रुक सकता। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम पे इसका असर नहीं हुआ? तभी एली उसे पंच मार के रिंग से बाहर कर देता है। पर लोगों को ये देख के अच्छा नहीं लगता। टीचर माइक कहते हैं क्या वो लड़कियों के खिलाफ भी कोई दया नहीं रखता, और सभी लोग एली को बुरा बुरा कहने लगते हैं। डैड सोचता है एली सच में एक बहुत सीधा इंसान है। एली कहता है मैं तो बस जीतने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहते लेकिन तुमने हद ही पार कर दी। एली कहता है लेकिन क्या तुमने इससे भी बुरा नहीं किया था, तुमने तो अपने अपोनेंट को तैयार होने का मौका भी नहीं दिया था। जब बिली अपने बीस्ट को समन करने की कोशिश कर रहा था तुमने तभी उसे फ्रीज कर दिया था, उसे लड़ने का मौका तक नहीं मिला, और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। डैड कहता है इसका मतलब आयशा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो इजाबेल को देखता है जो कि रिंग की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद हम सोफिसास को देखते हैं। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, कृपया स्टूडेंट रिंग में आ जाएं। और ऑडियंस बात करने लगती है आज का मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये पहली बार होगा सेप क्लास जो कि पहली बार भाग ले रही है, और हर साल लास्ट रहने वाली फॉर्जिंग क्लास के बीच कंपटीशन होगा। मुझे आश्चर्य है इस बार वो लड़का कौन सा अजीब हथियार लेके आएगा। मुझे लगता है फॉर्जिंग क्लास से मैच जीत जाएगी। तभी नई भी रिंग के अंदर आ जाता है। मुझे आश्चर्य है सेप क्लास का लड़का किस तरह की एबिलिटी का यूज करेगा, लेकिन उसकी लड़कियों जैसी आवाज काफी मजेदार है। जिसके बाद सोफिसास उनकी बैटल स्टार्ट कर देता है। नई कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्ट्रॉन्ग तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा, लेकिन एक कंपटीशन तो कंपटीशन है। रेड कहता है मैं समझ गया, चलो शुरू करते हैं। और नई रेड पे अटैक कर देता है जिससे कि रेड शील्ड बना के बच जाता है, और नई उसके पास आके उस पर दोबारा अटैक कर देता है जिससे रेड बाल बाल बच जाता है। तभी नई उसके पीछे जाकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी रेड एक स्टोन पे क्लिक करता है जिससे उसके पीछे एक मैजिक सिंबल आ जाता है, जो देख के नई हैरान हो जाता है क्या एक मैजिकल बैरियर। तभी उस सिंबल से पानी निकलने लगता है जिससे नई तो खुद को बचा लेता है, लेकिन उसके प्रेशर से रेड बहुत बुरी तरह घिसट जाता है। क्या क्या ये वाटर मैजिक है? रेड कहता मुझे पता था कि तुम पीछे से हमला करोगे, अब मैं तुम्हें मैजिक का यूज करके हरा दूंगा। और रेड सोचने लगता है मैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। ऑडियंस से देख के हैरान हो जाती है आखिर ये क्या चल रहा है। टीचर ऐसे हैरान होते हुए कहते हैं क्या वो वाटर मैजिक का सिंबल था? बोनो कहता है क्या वो यूजर सिंबल नहीं था, आखिर उसे मैजिक कैसे आता है? डरिंस भी ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। इजाबेल कहती है सब क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है? नहीं कहता क्या वो मैजिक सिंबल था जो अचानक से तुम्हारे पीछे आ गया था। रेड कहता है तुमने सही कहा, ये वाटर प्लर का मैजिक सिंबल था। यहाँ टीचर ऐसे कहती है मार्टिन रेड एक पूरी तरह से यूजर स्लिम्बर है, तो भला वो मैजिक कैसे जानता है? टीचर मार्टिन कहते क्या तुम्हें वो मैजिक बुक याद है जो तुमने मुझे कुछ साल पहले उधार दी थी? टीचर ऐसे कहते हैं हाँ मुझे याद है, उस समय तुम बहुत सुंदर हुआ करते थे। मुझे कुछ समय पहले पता चला यदि आप हाई लेवल के गोल्डन एलो स्टोन का यूज करके मैजिक सिंबल बनाते हैं तो आप मैजिक सिंबल से एलिमेंटल मैजिक कर सकते हैं। कल रात मैं और सोफिसास रेड को ढूंढने निकले थे ताकि हम उसे यूजर सिंबल के बारे में सवाल पूछ सकें। उसी समय उसने मुझसे मैजिक के बारे में पूछा था। टीचर मैजिकल सिंबल को क्या बॉडी पोज के अलावा किसी और तरीके से एक्टिव किया जा सकता है? टीचर मार्टिन कहते हैं बिल्कुल, हम ऐसा एलिमेंटल एलो स्टोन का यूज करके कर सकते हैं। इनसे मैजिकल सिंबल बनाने के बाद तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे। एक्वा मैजिकल स्टोन का यूज करके तुम वाटर मैजिक कर पाओगे। पर्पल स्टोन का यूज करके तुम इलेक्ट्रिसिटी की पावर यूज कर पाओगे, और रेड फायर स्टोन का यूज करके तुम फायर मैजिक कर पाओगे। रेड कहता तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि क्राफ्ट में नॉर्मल मैजिशियन की तरह फाइट कर सकते हैं? सोफिसास कहता है मैजिशियन को अपना मैजिक यूज करने के लिए केवल मैजिक सिंबल के बेसिक सीखने की जरूरत होती है। इस मामले में क्राफ्टमैन मैजिशियन से भी कमजोर होते हैं। हाँ, इस तरह का मैजिक करने के लिए एक पूरा एलिमेंटल स्टोन का यूज किया जाएगा, और हर एक मैजिकल सिंबल का यूज केवल एक ही बार किया जा सकता है। तो असली मैजिक स्टोन से आ रहा है। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? सबसे अमीर आदमी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। टीचर मार्टिन कहते हैं वो रेड असल में काफी अमीर है, नई इन्वेंशन करके उसने बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमा लिया है। आपके और टीचर डोना के एक्शन फिगर सबसे ज्यादा बिकते हैं। तभी टीचर डोना गुस्से से कहती है तो ये वो है, तो ये कारण है कि हाल फिलहाल लोग मुझे बहुत ज्यादा घूर रहे हैं। उसने एक टीचर की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत की है। टीचर ऐसी कहती है मैं उसे खत्म करने जा रही हूँ। तभी रेड को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, अचानक से मेरे पीछे इतना ठंडा क्यों लग रहा है? तभी नैनी कहता है क्या तुम एक ऐसे क्राफ्टमैन हो जो कि बॉडी पोज का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकता है। रेड कहता है मैं तो बस एक यूजलेस लिम्बर हूँ। तभी नाइने उस पर अटैक कर देता है, पर रेड एक बॉल बना के उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन नाइने उसे काफी आसानी से तोड़ देता है। और इन समय में रेड स्कूल निकाल के अपना मैजिक एक्टिवेट कर लेता है, जो देख के नाइने उससे दूर हो जाता है। तभी रेड के मैजिकल बुल भी निकल जाते हैं, जो कि अपने आप ही नाइने को ढूंढ लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और पहले तो एक टकरा के उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर दूसरा बुल्ब सीधा उससे टकरा जाता है। रेड कहता है मैजिक का यूज कर पाना काफी अच्छा है, लेकिन केवल एक बार यूज कर पाना अभी भी बहुत घटिया है। तभी रेड नाइने को नोटिस करता है, जो कि अभी भी खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि तुम्हें हराने में काफी समय लगेगा। नाइने कहता है ऐसा लगता है तुम अपना मैजिक केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। रेड कहता है तुमने सही कहा, लेकिन मैं तैयारी करके आया हूँ, और वो अपनी स्क्रोल निकालने लगता है। नाइने कहता है मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा, और अपने अटैक को उसकी तरफ लॉन्च कर देता है, लेकिन रेड एक हाथ बना के उसके अटैक को रोक लेता है। और तभी उसके बुल भी तैयार हो जाते हैं, जो कि नाइने पे अटैक कर देते हैं, लेकिन नाइने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी दूसरा बुल उसे सीधा हिट कर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रेड और भी अटैक तैयार करने लगता है। रेड कहता है अगर मुझे इसी तरह हाई लेवल मैजिक का यूज करना है तो मुझे एक स्पेशल पेन का यूज करना होगा, और वो अपने पेन को अपडेट कर लेता है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अटैक लगने के बाद नाइने की हालत भी थोड़ी खराब होती है। रेड कहता है मैं और भी ज्यादा हाई लेवल मैजिक का यूज करूंगा। नाइने कहता है चलो देखते हैं, और रेड अपनी पेन का यूज करके तीनों एलिमेंट के मैजिक को समन कर लेता है, जो कि इलेक्ट्रिक, वाटर, फायर, टाइगर होते हैं। हैंस कहता है वो मैजिक करने के लिए हाई लेवल स्टोन का यूज कर रहा है, ये सच में देखने लायक है। उसके साथ का स्टूडेंट कहता है वो अकेला इंसान है जो ऐसा कर सकता है। यहाँ बूनो ये देख के बहुत हैरान होता है, ये नामुमकिन है। और सब क्लास के टीचर उन दोनों को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तभी रेड अपना अटैक नाइने की तरफ लॉन्च कर देता है। यहाँ नाइने एक ग्रीन पिल को खाता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है, और वो कढ़ाई का यूज करके रेड के इलेक्ट्रिक और वाटर टाइगर को कैद कर लेता है, और एक स्पून निकाल के उसकी फायर टाइगर को भी कंट्रोल कर लेता है। नाइने कहते हैं इन कढ़ाई का यूज केवल एक बार ही पावरफुल अटैक को रोकने के लिए किया जा सकता है, और फायर को कंट्रोल करना सेप्स के बेसिक में से एक है। जो देख के रेड हैरान हो जाता है, उसने मेरे अटैक को अपना बना लिया। इस दुनिया के तो सेप भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और सोचने लगता है 3 अलग अलग हाई लेवल स्टोन के स्पेल खत्म हो गए हैं, अब मुझे इनका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। यहाँ ऑडियंस भी नाइने की पावर देख के शौक हो जाती है। सेप क्लास के लोग भी फाइट कर सकते हैं, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ सेप क्लास के लोग नाइने को चेयर कर रहे होते हैं। टीचर मार्टिन सेप क्लास के टीचर से कहते हैं टीचर मोमो उसने अभी क्या खाया। टीचर मोमो कहते हैं वो एक पावर पिल थी, इसी नाइने ने खुद बनाया है। इस पिल को उसने बॉडी फोर्स बढ़ाने वाले जीवों से मिलाकर बनाया है। यहाँ नाइने रेड के फायर टाइगर को रेड की तरफ ही लॉन्च कर देता है, जो देख के रेड डर जाता है, लगता है मेरे लग गए। खैर मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मुझे दोबारा मैजिक यूज करना होगा, और वो जल्दी से एक्का मैजिक का स्टोन का यूज करके एक हाई लेवल ड्रैगन बना लेता है, जिसके बाद वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिनके मिलने से पूरा अरीना भाप से भर जाता है, जो देख के ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा होता है। ये दोनों तो काफी स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों ही बराबरी पे हैं, चलो देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ नाइने स्मोक के अंदर पूरी तरह तैयार होता है। इससे पहले वो दोबारा मैजिक करे, मुझे उस पर अटैक करना होगा। यहाँ रेड के स्टोन भी हर एक अटैक के साथ धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं। अगर मैं फायर का यूज करके उसे नहीं हरा सकता तो फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होगा, और वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का अटैक तैयार करने लगता है। बिल्कुल नहीं, क्या ये रेरेंस की जैसी एबिलिटी है। यहाँ रेड का अटैक भी तैयार हो जाता है, जो कि एक बहुत पावरफुल थंडर ड्रैगन होता है, जिसे देख के नाइने के पसीने छूटने लगते हैं। टीचर डोना कहती है मुझे नहीं पता था वो बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है, उसमें सच में कुछ खास बात है। टीचर ऐसी कहती है उसकी मैजिक पावर स्टोन से आई है और असली नहीं है, वो अभी भी रेरेंस की एबिलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन जब हमने शुरू में उसकी एबिलिटी टेस्ट की थी तब हम गलत थे। यहाँ रेड कहता है नाइनी हार मान लो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। रेड यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तुम सच में बहुत पावरफुल हो, लेकिन एक मैच तो मैच होता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे दोस्त मत देना कि मैंने तुम्हारे खिलाफ होल्ड बैक नहीं किया। और वो अपने अटैक को नाइने की तरफ लॉन्च कर देता है, और नाइने भी उसे रोकने के लिए अपनी कड़ाई के बैरियर बना लेता है, लेकिन वो ड्रैगन एक एक करके सारी कड़ाई को तोड़ देता है और सीधा उसे हिट करता है। ये मेरा पहला मैच है जब मैं हाई लेवल मैजिक को यूज कर रहा हूँ, इसे कंट्रोल करना सच में काफी कठिन है। सब क्लास के टीचर और स्टूडेंट भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्या वो ठीक होगा। जिसके बाद हम नाइने को देखते हैं, जो कि अनकॉन्शियस डला होता है। रेड कहता है सोपी सास प्लीज इस मैच का डिसीजन बताइए, और सोपी सास नीचे आने लगता है, तो फिर ठीक है, पर तभी टीचर मोमो से रोक देते हैं। नहीं अभी उसने हार नहीं मानी है, और हम देखते हैं नाइने हिलने लगता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। रेड कहता सच में क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। नाइने कहता मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, जो देख के टीचर मार्टिन हैरान हो जाते हैं। टीचर मोमो क्या अभी भी वो इस हालत में लड़ सकता है। टीचर मोमो शांत रहते हैं और फिर कहते हैं 15 साल कितने जल्दी बीत गए। वो हर एक स्टूडेंट से बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन तब भी उसके खाने का स्वाद हमेशा बहुत खराब रहता है। वो हमेशा से दूसरों की तारीफ चाहता था, वो खुद को एक सैप के योग्य साबित करना चाहता था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ एक बंदे को आवाज आ रही होती है, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। जिसके बाद हम कुछ सैप को देखते हैं जिनके सामने छोटा नाइने होता है। टीचर क्या ये बच्चा अनाथ है। टीचर मोमो कहते हैं शायद, लेकिन उन्होंने इसे अनाथालय की बजाय रेस्टोरेंट में क्यों छोड़ा। तभी एक बंदा कहता है शायद उन्होंने सोचा होगा अगर वो इसे अनाथालय में छोड़ दें तो ये भूखा रह जाएगा। टीचर मोमो कहते हैं ये लगातार नाइने कह रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है, क्या इसका नाम हो सकता है। जिसके बाद 10 साल बीत जाते हैं और हम सैप को देखते हैं, जो कि खाना खा रहे होते हैं, और सभी लोग उनके रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो खाना उलट देते हैं। टीचर मोमो कहते हैं मुझे माफ करना, मेरा गला थोड़ा खराब है, ये डिश इतनी भी बुरी नहीं
है। नई ने कहता टीचर क्या इसका टेस्ट इतना ज्यादा खराब है। तभी उसके साथी उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। इतने निराश मत हो, अगर तुम डटे रहे तो तुम जरूर शेफ बन जाओगे। टीचर मोमू कहते हैं इन्हें सही कहा, क्यों ना हम ट्रेनिंग करें और अगले साल दोबारा कोशिश करें। नई ने कहता साल के बाद साल मुझे में खाना पकाने की बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है, यहाँ तक कि कुत्ता भी मेरा खाना नहीं खाएगा। और वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी टीचर को वो मिल जाता है जो कि एक जगह बैठा रो रहा होता है और याद कर रहा होता है कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। ये तो बिल्कुल एक लड़की की तरह, चलो इसके साथ नहीं खेलें। इसकी आवाज कितनी अजीब है, जरूर इसे बचपन से ही कोई बीमारी होगी। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में आए लोग भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये अभी भी यही है, जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब इसने अजीब से तरीके से प्लेट को तोड़ दिया था और सारा खाना मेरे ऊपर गिरा दिया था। मैंने सुना है किसी बीमारी के साथ पैदा हुआ है, चलो कहीं और चल के खाना खाते हैं। यहाँ टीचर मोमू नई के पास आ जाते हैं। नई कहता टीचर मुझे माफ करना, मैंने आपसे और बाकी लोगों से इस तरह का व्यवहार किया। टीचर कहते हैं नहीं तुम्हें समझना होगा, यदि किसी इंसान का खुद में विश्वास नहीं है तो उसके लिए जिंदगी में कुछ भी हासिल करना बहुत कठिन है। शेफ बनना टैलेंट पर बहुत निर्भर करता है। नहीं कहता क्या मेरा बनाया हुआ खाना इसलिए खराब है क्योंकि मुझे खुद में विश्वास नहीं है। टीचर कहते हैं नहीं तुम्हारे पास नहीं है। नहीं कहता क्यों क्यों मैं किचन में पला बड़ा हूँ फिर भी मेरे खाने का टेस्ट खराब क्यों है। मैं हर किसी की मदद करना चाहता हूँ, मैं आप सभी के साथ शेफ बन के काम करना चाहता हूँ। मैं बस एक बेकार इंसान हूँ। और वो इतनी तेज हाथ पटकता है कि वहाँ की जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। टीचर कहते हैं नहीं तुम्हें इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सोचो, हो सकता है तुम्हारा टैलेंट खाना बनाना ना हो, जैसा मुझे लगता है तुम्हें एक बॉक्सर बनना चाहिए। और वो सोचने लगते हैं मैंने टीचर यासु से बात की और उन्हें भी नए पोटेंशियल दिखता है, मुझे नहीं लगा था उन्हें इतना ज्यादा विश्वास होगा। अभी नहीं कहता मैं समझ गया, आखिरकार मैं समझ गया आपका क्या मतलब है। टीचर कहते हैं आखिरकार तो मैं होश आ ही गया, अगर मैं एक अच्छा खाना बनाने वाला शेफ नहीं बन पाया तो मैं एक ऐसा शेफ बनूंगा जो लड़ सके। मैं किंगडम टूर्नामेंट में खुद को साबित करना चाहता हूँ और साथ ही मैं शेफ के बारे में लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है, मैं कल से ही खुद को बहुत कठिन ट्रेनिंग में झोंक दूंगा। टीचर नए कहते तुम क्या करना चाहते हो, जिसके बाद हम दोबारा टीचर मार्टिन को देखते हैं। उसने आपकी बात को कुछ गलत समझ लिया, कोई शक नहीं कि वो इस तरह बन गया। टीचर मोमू कहते उसने अकेले ही ये सब किया है, वो टीचर यासु के डायरेक्शन में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था लेकिन उसने अपना मन बना लिया है। हालांकि वो खुद के खाने के लिए भी खाना नहीं बना सकता, फिर भी वो एक अच्छा शेफ है। बेसिकली टीचर मोमू चाहते थे वो कॉम्बैट क्लास में जाके ट्रेनिंग करे, लेकिन उसने कुछ और ही समझ लिया। यहाँ उसकी क्लास वाले बहुत हैरान होते हैं, नहीं तो मैं बहुत अच्छा किया, अब मत लड़ो। नहीं कहता नहीं मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, लेकिन तभी वो गिरने लगता है पर रेड उसे पकड़ लेता है। रेड कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ करना, मैं एक अपोनेंट के रूप में तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं कहता तुम क्या कहना चाहते हो, हम अभी भी लड़ रहे हैं, तुम पहले ही एक शेफ के रूप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नहीं कहता तुम क्या समझते हो मैं शेफ बनने के लायक नहीं हूँ, आखिर मैं अपने टीचर और दोस्तों के सामने कैसे जाऊंगा। रेड एक स्कूल निकालते हुए कहता अगर तुम्हें इस बात की इतनी ज्यादा चिंता है तो मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूँ जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। नहीं कहता तुम क्या कर रहे हो। तभी रेड कुछ बना के उस पर गर्म पानी डालने लगता है। नहीं कहता आखिर ये क्या चीज है, इससे तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। और हम देखते उसने नूडल्स बनाए होते हैं, इसे खाकर देखो। ऑडियंस भी इस तरह की नई चीज देखकर काफी हैरान होती है। नहीं कहता क्या तुम मुझे हराने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करना चाहते हो। रेड कहता है चुप हो जाओ और बस इसे खा लो। और नहीं उसे लेके खा लेता है, जिसे टेस्ट करके वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बहुत रिलैक्स हो जाता है। रेड कहता है क्या तुम ठीक हो, इस तरह की इतनी टेस्टी चीज जिसे बनाने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे शेफ हो। रेड कहता है जब मैं डीमन ट्राइब में था तब मेरा काम किचन साफ करना था। नहीं कहता तो ये एक डीमन ट्राइब की डिश है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे खाना बनाने में भी हार जाऊंगा। रेड कहता है इसे क्विक नूडल कहते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा इसे बनाते समय मैं क्या सोच रहा था। किसने कहा कि शेफ लड़ नहीं सकते और किसने कहा कि क्राफ्टमैन अच्छा खाना नहीं बना सकते। क्राफ्टमैन भी शेफ की तरह अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि शेफ भी क्राफ्टमैन की तरह अरीना में बराबर से फाइट कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे पास दिल है क्राफ्टमैन मैजिशियन कोई भी शेफ बन सकता है। अपने आप को कभी ये मत बताओ कि तुम एक इंसान के रूप में कौन हो, तुम जो भी चाहो वो बन सकते हो। जो सुन के नई रोने लगता है तभी वहाँ शेफ क्लास के टीचर भी आ जाते हैं। नई कहता है टीचर क्या मैं एक अच्छा शेफ हूँ। टीचर कहते हैं बेशक तुम एक बहुत ही अच्छे शेफ हो। जो सुन के नई इमोशनल हो जाता है और टीचर से गले लग के रोने लगता है। रेड सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे क्विक नूडल का यूज करके हरा दिया। तभी सभी लोग उन्हें चेयर करने लगते हैं, जो देख के नई खुश हो जाता है। नई कहता है रेड तुम्हारा धन्यवाद, मैं फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा, चाहे वो लड़ने के लिए हो या फिर खाना बनाने के लिए। रेड कहता है बेशक मैं भी ऐसा ही करूंगा। यहाँ किंग कहते हैं सोफी सास वो क्विक नूडल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं उन्हें ट्राई करना चाहता हूँ। सोफी सास कहता है मैं समझ गया, मैच खत्म होते ही मैं रेड को ले आऊंगा। जिसके बाद सोफी सास रेड को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देता है और सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। सोफी सास कहता है अगला मैच होगा कॉम्बैट क्लास के दो स्टूडेंट के बीच, टोल्स बूनो और एलेक्स एली के बीच। एली कहता आखिरकार मेरी बारी आ ही गई और वो रिंग में आ जाता है। तभी बूनो भी वहाँ आ जाता है जिसकी एंटी काफी पावरफुल होती है। मैं आखिरकार आज एक अच्छी लड़ाई कर सकता हूँ, ये दोनों ही काफी पावरफुल है, मुझे नहीं पता इस बार कौन जीतेगा। टीचर डोना कहते हैं माइक तुम्हारी क्लास भी हमारी ही तरह है, हमारे अपने स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं। टीचर माइक कहते
कहते ये बिल्कुल भी उस तरह नहीं है, मेरे दोनों स्टूडेंट कम से कम पहले राउंड से बाहर निकल पाए। तभी प्रिंसिपल कहते हैं यासो दोनों में से कौन सा स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम सबसे ताकतवर की बात करें तो वो बूनो होगा। यहाँ रेड भी उनका मैच देखने के लिए अपनी सीट में आ जाता है। ऐसे कहते रेड अगले राउंड में जाने के लिए कांग्रेट। रेड कहता है तुम्हारा धन्यवाद। तभी वो इजाबेल के पास आ जाता है। रेड कहता है एली के बाद अगला राउंड तुम्हारा होना चाहिए, अगर तुम इसे जीत गई तो तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। इजाबेल कहती है क्या तुम इसे लेके सीरियस हो। रेड कहता है क्या तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लायक नहीं हूँ, तुम शायद मुझे थोड़ा कम आंक रही हो। इजाबेल कहती है एकमात्र इंसान जो दूसरों को कम आंकता है वो तुम खुद हो। तुम्हें किस तरह विश्वास है कि एली इस राउंड को जीत जाएगा। क्या ऐसा सोचना ऑब्वियस नहीं है, आखिरकार एली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम शायद सोचते हो कि बोरी और बस काफी ज्यादा कमजोर थे, इसीलिए सोचते होगे कि उनका दूसरा भाई भी ऐसा ही होगा, है ना। रेड कहता तुमने सही कहा, मैं यही सोच रहा था। मैं तुम्हें दोस्त नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई बॉडी फोर्स नहीं है, इसीलिए तुम किसी और के बॉडी फोर्स को महसूस नहीं कर सकते। उस समय मैंने महसूस किया कि उसका बॉडी फोर्स बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वो दूसरे बेकार प्रिंस से बहुत ज्यादा अलग है। वो शायद कॉम्बैट क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। बोनो कहता आखिरी राउंड काफी बोरिंग था, आखिरकार मुझे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने मिला जो मेरे पंच का सामना कर सकता है। बोनो हम भले ही एक ही क्लास से हों लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोनो कहता चलो देखते हैं हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर कौन है, और वो उसकी तरफ चार्ज कर देता है, लेकिन एली उसके पंच को रोक लेता है। तुम्हारी ताकत तो काफी एग्रेसिव है, पर तभी बोनो अपनी पावर को बढ़ा लेता है जिससे एली पीछे जाने लगता है। तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और एली भी अपनी पावर बढ़ा लेता है जिसके इम्पैक्ट से दोनों दूर हो जाते हैं। इतना खराब भी नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है सबका इस्तेमाल करो। और वो दोनों फिर से भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पे पंचेस की बारिश करने लगते हैं। उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ऑडियंस को दिखते तक नहीं है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा, आखिर क्या चल रहा है। किंग कहते हैं सोबिसा इस साल के स्टूडेंट पिछले साल के स्टूडेंट के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। आपने सही कहा, ऐसा लगता है इस साल के कई कॉम्पिटिटर पिछले साल के चैंपियन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। किंग कहते हैं पिछली बार का चैंपियन कौन था। वो मेरे डिप्टी कमांडर थे, या उस डिप्टी कमांडर को छींका जाती है। क्या मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। जिसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि अपनी विंडो इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज करने लगता है और बहुत सारे बहुत बड़े साइक्लोन बना लेता है, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पावर को यूज करके एक बैरियर बना लेता है। जिसके बाद दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एली का अटैक डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसने मेरी इलेक्ट्रिक बिंड की एबिलिटी को इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे वो कुछ भी नहीं है। टीचर मार्टिन कहते हैं कितनी ज्यादा पावर है, शायद टीचर माइक की आधी पावर जितनी है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं आखिरकार ये बच्चे हैं, लेकिन ऐसा लगता है इनके पास टीचर यासु की पावर का 20% ही है। टीचर यासु कहते हैं डायरेक्टर मैं हैरान हूँ, अब हम एक दूसरे से कब लड़ पाएंगे। मैं हर दिन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे उस पल का बहुत ज्यादा इंतजार है। प्रिंसिपल कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे एक और हड्डी नहीं तोड़वानी। यहाँ उन दोनों की पावर से रेड की हालत खराब होने लगती है। इजाबेल उसकी तरफ बढ़ती है, तभी आयशा कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम इस बॉन्डी फोर्स का सामना कर सकते हो। रेड कहता हाँ मैं ठीक हूँ, और इजाबेल पीछे हो जाती है। जिसका हम बुश को देखते हैं जैसे एली के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता। क्या तुम इतना ही कर सकते हो। तभी एली उसकी तरफ चार्ज कर देता है और बुश भी उस पर अटैक कर देता है, और उनके पंच टकराने से अरीना में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिनकी शॉक वेव ऑडियंस तक जाने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें बचा लेते हैं। अगली बार जब हम टूर्नामेंट करेंगे तो हमें बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। बोनो कहता तुम अभी तक डटे हुए हो, किस्मत से मैं जानता हूँ शैडो स्ट्रेंथ का यूज कैसे करना है। अगर तुम शैडो स्ट्रेंथ की क्लास में होते तो शायद मैं उस अटैक को नहीं झेल पाता। तभी बोनो उस पर दोबारा अटैक कर देता है, तो फिर तुम मेरे शैडो स्ट्रेंथ पंच को दोबारा आजमा सकते हो। लेकिन एली किसी तरह उसके पंच को रोक लेता है, पर तभी बोनो दूसरे हाथ का यूज करते हुए एली को पंच मार देता है, जिससे एली हवा में उड़ जाता है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, उसने उस आदमी को हवा में उड़ा दिया, इतनी ज्यादा पावर वो तो उड़ रहा है। रेड भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। बोनो कहता आगे बढ़ो और विनर की घोषणा करो। यालू कहता है ऐसा लगता है लड़ाई खत्म हो गई। टीचर माइक कहते हैं लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, मुझे आशा है एली ठीक है। तभी इजाबेल कहती है ध्यान से देखो। रेड देखने लगता है जहाँ आसमान में एक लाइट होती है, आखिर ये क्या है, वहाँ देखो वहाँ रोशनी है। तभी बोनो पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, आखिर क्या चल रहा है, और वो भी ऊपर देखने लगता है जहाँ एक आग उसकी तरफ आ रही होती है, और ये एली होता है जो कि उसके फायर फॉर्म पे होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे बोनो की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। काफी स्ट्रॉन्ग पावर है, तूने एक प्रिंस को घुटने पे लाने का साहस कैसे किया। टीचर मोमू कहते हैं माइक आखिर क्या चल रहा है। टीचर माइक कहते हैं फेस्ट से फेस्ट कॉम्बैट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। किसी लड़ाई की स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि वे एक हिट में कितना ज्यादा बॉडी फोर्स लगा सकते हैं। अगर तुम पंच मारना और बॉडी फोर्स यूज करना जानते हो तो तुम्हारे पास पहले से ही शैडो स्ट्रेंथ यूज करने के लिए एक चीजें हैं। एली ने शैडो स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है, उसने अपनी सारी बॉडी फोर्स अपोनेंट के शरीर में केंद्रित कर दी है, और उसके आसपास के लोगों में उसके बॉडी फोर्स के पंच का कोई असर नहीं हो रहा। बोनो गुस्से से कहता तो ऐसी बात है, या एली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बोनो मुझे आशा है तुम हमले के लिए तैयार हो। प्रिंसिपल भी सभी को बचाने के लिए रिंग की चारों तरफ बैरियर लगा देते हैं, और यहाँ एली का पंच बोनो पर लैंड कर जाता है जिससे बहुत ज्यादा
ज्यादा पावर निकलती है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और एली की हालत भी इससे खराब हो जाती है। उसके हाथ चल गए होते हैं और चारों तरफ का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तभी उस मलबे में कुछ चमकता है और बूनो उससे बाहर निकलता है। इतना बुरा भी नहीं था, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत तो है। और उसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बूनो को तो लगभग ना के बराबर नुकसान हुआ है और एली भी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बूनो कहता है तू कमीने, तूने मेरे पंखों में छेद कर दिया। और हम देखते हैं वो अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। आखिर तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। तभी वो अपने पंखों से एली की तरफ अटैक करने लगता है, जिससे एली पीछे हटने लगता है। उसका ड्रैगन फॉर्म दोनों प्रिंस से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ बूनो ऊपर आते हुए कहता है क्या तुम उस एबिलिटी का यूज केवल एक ही बार कर सकते हो। एली कहता है ये तो केवल बॉम्ब अप था। और वो दोबारा अपनी फायर एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बूनो इतनी तेजी से आता है कि एली को भी पता नहीं चल पाता और वो सीधा एली पे अटैक कर देता है, जिसे एली रोकने लगता है। लेकिन तभी बूनो उसके सिर को पकड़ के जमीन पे फेंक के मारता है, जिससे एली रिंग के बाहर जाने लगता है। लेकिन वो सही समय में खुद को रोक लेता है और तभी बूनो उस पर दोबारा अटैक कर देता है, जिसे एली जैसे तैसे डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं एली की हालत काफी खराब हो जाती है, तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बूनो कहता है चकमा दे रहे हो, लेकिन मेरा ड्रैगन फॉर्म मेरे भाइयों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस फॉर्म में मेरा डिफेंस और बॉडी फोर्स दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत पावरफुल अटैक एली की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसे एली रोकने की कोशिश करता है, पर रोकने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो कई मीटर दूर जाके गिरता है। और तभी बूनो उस पर दोबारा अटैक कर देता है। मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालूंगा, जो मुझे मेरे भाइयों की हार पर महसूस हुआ है। और वो उसे मारने लगता है, जो देख के ऑडियंस तक डर जाती है। पर रेड को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। टीचर मार्टिन कहते हैं क्या वो कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहा, यासो क्या आप लड़ाई बंद नहीं कराएंगे। और टीचर यासो को सोचने लगते हैं। यहाँ बूनो हंसते हुए कहता है एक मैल हमेशा मैल ही रहेगा। इजाबेल कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एली मर जाएगा, उसे बचाने के लिए अभी भी समय बचा है। रेड कहता है एली अभी भी उसका सामना करने के लिए सक्षम होना चाहिए, वरना प्रिंसिपल पहले इसे रोक देते हैं। यहाँ बूनो लगातार उसे मार रहा होता है, पर तभी एली उसका पैर पकड़ लेता है। मैं इसके लिए इंतजार करना चाहता था और रेरेंस पे इसका यूज करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो एक काफी पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बूनो कहता मुझे छोड़, मुझे जाने दे, मैं अपने आप को क्यों नहीं छुड़ा पा रहा। और वो उसे गाली देते हुए अपना अटैक तैयार करने लगता है, पर इससे पहले वो ऐसा कर पाता है एली उसे पंच मार देता है। इसका ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एली के पन से बूनो भी चलने लगता है। ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है। और वो पूरी तरह आग में चलने लगता है। ये आग मेरी बॉडी फोर्स से बनी है और इसे आम आग की तरह बुझाया नहीं जा सकता। यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं या तो तुमने उसे इतनी खतरनाक टेक्निक सिखाने का फैसला क्यों किया। तुम्हारी इस एबिलिटी के कारण मैं 3 दिनों तक बेहोश रहा। मैंने उसे ये एबिलिटी नहीं सिखाई। फायर फिस्ट सीखने के बाद उसने इसे खुद से ही सीख लिया। उसका दिमाग भले ही थोड़ा मोटा हो, लेकिन वो काफी अच्छा फाइटर है। ये एबिलिटी फाइट में यूजर को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और टीचर यासो वहाँ से जाने लगते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं क्या तुम इसे आगे नहीं देखोगे। जैसी चीजें अभी चल रही हैं, इसे देखने के बाद मुझे इस फाइट का रिजल्ट पहले से ही पता है। यहाँ दूसरी तरफ बूनो की आग बुझ गई होती है। एली कहता हार मान लो, लेकिन बूनो उस पर चार्ज कर देता है, भाड़ में जाओ। पर एली उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। उसने इसे डॉज कर लिया। तभी वो दोबारा एली पे अटैक कर देता है, पर एली उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है। लेकिन बूनो उसके अटैक से बच जाता है और दोबारा उस पर अटैक कर देता है, मर जाओ। पर एली इस अटैक से भी काफी आसानी से बच जाता है और अपनी नई एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और रेड इसे देख के खुश हो जाता है। एली तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो ह्यूमन वोल्केनो भी बन सकता है। बूनो भी उसकी इस एबिलिटी के सामने नहीं टिक पाता। आखिर किस तरह की एबिलिटी है। यहाँ एली की एबिलिटी के कारण उसके आसपास की जमीन लावा से भर रही होती है। हार मान लो, तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। बूनो कहते शायद तुम मुझे बहुत ज्यादा कम आंक रहे हो। और वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर पहले से ही बड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस प्रिंस को बेइज्जत करने की कोशिश की। तू गंदे कूड़े, मैं तुझे मार डालूंगा। और वो एली पे दोबारा अटैक कर देता है। एली भी उसे रोकने के लिए काउंटर अटैक कर देता है, जो कि उसका अटैक को चीता हुआ अटैक बूनो को लगता है। और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरा अरीना उसकी आग की गर्मी से भर जाता है। ऑडियंस की गर्मी से हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसा लग रहा है मैं ज्वालामुखी के पास खड़ा हूँ। तभी प्रिंसिपल आइस मैजिक करके वहाँ की गर्मी को शांत कर देते हैं। जिसके बाद हम बूनो को देखते हैं, जो कि एली के अटैक से पूरा जल गया होता है और तभी वो गिर जाता है। एली भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो भी गिर जाता है। और एली सोचने लगता है ब्रदर सिस्टर, बड़ा भाई एली अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएगा। तभी रेड उसके पास आ जाता है। एली क्या तुम ठीक हो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। एली कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रेड उसका हाथ ऊपर उठा देता है। तुम जैसे विनर को अपना हाथ ऊपर रखना चाहिए। एली कहता है क्या मैं जीत गया, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा लड़ पाऊंगा। रेड कहता हम सब ने ये सुना था, तुमने जो अपने भाई बहनों से वादा किया था कि तुम उन्हें रहने के लिए एक बड़ा घर दिलाना चाहते हो। जिसके बाद एली को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। रेड कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। बेशक ये फ्री नहीं होगा, बाद में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। एली कहता है थैंक यू। जिसके बाद वो मेडिकल रूम में चला जाता है। यहाँ सोफी सास कहता है दोनों स्टूडेंट ने काफी अच्छा किया, ये एक शानदार मैच था। अगले राउंड के कॉम्पिटिटर है आर्ची क्लास से टोल्स पैनी और स्वॉर्डमैनशिप क्लास की योबई। जिसके बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है और रेड भी उन्हें देख रहा होता है। योबई को आसानी से जीत जाना चाहिए। तभी पैनी अपने चाबुक को निकाल के इजाबेल पर अटैक कर देती है, लेकिन इजाबेल उसके अटैक को डॉज कर लेती है और सीधा उसकी तरफ चार्ज कर देती है। जिसके बाद हम एली को देखते हैं, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है और उसका ट्रीटमेंट मैली कर रही होती है। तुम
जाग गए, क्या अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है? एली कहता है ये तो तुम हो, पहले के लिए माफ करना। मेली कहती है कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ महसूस किया है। तभी एली की हालत खराब होने लगती है। मेली कहती है अपने आप को संभालो, मैं जल्दी से तुम्हें ठीक कर दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ पेनी और इजाबेल अभी भी लड़ रही होती हैं। तभी इजाबेल बॉन्डी फोर्स का यूज करती है, पेनी पे अटैक कर देती है, पर पेनी उसके अटैक को डॉज करके इजाबेल पे ही अटैक कर देती है और इजाबेल भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी पेनी दोबारा एक के बाद एक इजाबेल पे अटैक करने लगती है और इजाबेल भी उन्हें डॉज करने लगती है, जो देख के रेड हैरान हो जाता है, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑडियंस भी देख के हैरान हो जाती है, वो तो काफी पावरफुल है, ये एबिलिटी तो काफी डरावनी लगती है। यहाँ पेनी अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि इजाबेल ने उसकी चाबुक को काट दिया होता है। डेड कहता है यो भाई, और यूज स्विमर से बनी शॉर्ट के खिलाफ लड़ना काफी मुश्किल है। पेनी भी देख के थोड़ा शौक हो जाती है, तभी वो अपने चाबुक को स्वॉर्ड में बदल लेती है, जो देख के टीचर्स भी शौक हो जाती हैं। टीचर ऐसे कहते हैं आखिर वो लड़की क्या कर रही है। टीचर डोना कहते हैं क्या ये स्वॉर्ड स्किल नहीं है। यालू भी देख के हैरान हो जाता है, आज ये टीचर अचानक से आपके स्टूडेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रही है, जिसके बाद उन दोनों की स्वॉर्ड का मुकाबला शुरू हो जाता है और पेनी सीधा इजाबेल की तरफ चार्ज कर देती है और अपनी तलवार को इजाबेल के आर पार कर देती है, लेकिन वो इजाबेल का रिफ्लेक्शन होता है। तभी इजाबेल पीछे से उस पर अटैक कर देती है, जिसे पेनी टॉर्च कर लेती है और उस पर दोबारा अटैक कर देती है, लेकिन इजाबेल उसके अटैक से खुद को बचा लेती है और बॉन्डी फोर्स का यूज करके उस पर स्लैश अटैक कर देती है, जिसे पेनी रोक लेती है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से दूर चली जाती है और उसके फेस पर कट लग जाता है। तभी इजाबेल उसे देख के हैरान हो जाती है क्योंकि पेनी बहुत क्रेजी तरीके से अपनी बॉन्डी फोर्स को रिलीज करने लगती है। फादर, आप मुझे थोड़े मजे क्यों नहीं करने देते हैं, और हंसते हुए अपनी बॉन्डी फोर्स को रिलीज करने लगती है, जिसकी पावर देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और प्रिंसिपल स्माइल कर रहे होते हैं। और तभी पेनी सीधा इजाबेल पे अटैक कर देती है, जिसे इजाबेल रोक लेती है, पर उसके अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है। इजाबेल कहती है ये पावर ये तो। तभी पेनी कहती है आखिरकार तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो तो तुम मेरे साथ थोड़े मजे क्यों नहीं करते, और वो दोबारा इजाबेल पे अटैक कर देती है, अपनी ताकत छिपाना बंद करो। इजाबेल सोचती है ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह कोई अलग इंसान हो। तभी पेनी पीछे से इजाबेल पे अटैक कर देती है और इस बार वो इसे हिट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इससे इजाबेल के बस थोड़े से कपड़े फटते हैं और उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी पेनी उस पर दोबारा अटैक कर देती है और इजाबेल भी उस पर अटैक करके उसे दूर कर देती है। क्या तुम्हारे पास केवल इतनी ही पावर है, और इससे इजाबेल थोड़ा सीरियस होकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे पेनी को कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। यहाँ इजाबेल भी अपना बॉडी फोर्स रिलीज करने लगती है और उस पर दोबारा अटैक कर देती है, जो कि उसे हिट कर जाता है। तभी इजाबेल उस पर एक और अटैक करने लगती है, पर इस बार पेनी उसके हाथ को पकड़ लेती है। काफी दिलचस्प है, तुम्हारा बॉडी फोर्स तो काफी अनोखा है, चलो अब एक दूसरे को सचमुच मारना स्टार्ट करें। इजाबेल सोचती है आखिर ये लड़की किस तरह की बात कर रही है और उस पर अटैक कर देती है, जैसे कि पेनी डॉज कर लेती है, पर इजाबेल उस पर दोबारा अटैक करके उसकी शॉट को गिरा देती है और उस पर दोबारा अटैक करने लगती है, पर उल्टा इजाबेल को ही कट लग जाता है, जिससे इजाबेल थोड़ा हैरान हो जाती है। पर पेनी बहुत जोरों से हंस रही होती है, उसे बहुत मजा आ रहा है और वो अपने हाथों से इजाबेल पे अटैक कर देती है, जिसे इजाबेल शॉट से रोक लेती है और वो एक के बाद एक इजाबेल पे अटैक करने लगती है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इजाबेल के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी क्वीन इजाबेल के दिमाग में दोबारा आ जाती है, जिससे इजाबेल पुरानी बातों को याद करने लगती है और बहुत सारा डार्क बॉन्डी फोर्स रिलीज करने लगती है, जिसे प्रिंसिपल सेंस कर लेते हैं ये अच्छा नहीं है। सभी लोग भी इजाबेल की इतनी ज्यादा पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। डैड कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अपनी पावर दोबारा मिल गई हो। यहाँ प्रिंसिपल कहती है चीजें खराब हो सकती हैं और वो एक स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिससे रिंग के चारों तरफ एक दीवार खड़ी होने लगती है और कोई भी उनके मैच को नहीं देख पाता। आखिर ये क्या बकवास है, हम इस तरह मैच कैसे देखेंगे। डैड कहता है मुझे आशा है इजाबेल की रियल आइडेंटिटी सबके सामने नहीं आई होगी। टीचर यासु कहते हैं वो बॉन्डी फोर्स काफी अलग था। टीचर मार्टिन कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैंने इसे एक बार कहीं देखा है। टीचर डोना कहते हैं वो दोबारा अपने बॉन्डी फोर्स पर नियंत्रण खो रही है। तभी टीचर ऐसे कहते हैं वो बॉन्डी फोर्स तो डीमन टाइप का है। सोबी सास भी देख के थोड़ा हैरान होता है, एक बॉन्डी फोर्स जो कि बीस्ट का है और दूसरा डीमन टाइप से संबंधित है। अभी उन सभी के सामने प्रिंसिपल आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। चूंकि नियमों का उल्लंघन हुआ है, मैच को कुछ समय के लिए रोका गया है। किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। कृपया आप सभी हमारे साथ शांति बनाए रखें। रेड कहता है ऐसा लगता है प्रिंसिपल युवा की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं हो पाई तो। यहाँ अंदर पेनी ये सब देख के काफी हैरान होती है। इजाबेल कहती है ऐसा लगता है मेरा बॉडी फोर्स थोड़ा ठीक हो गया है, और हम देखते हैं वो उसके डीमन क्वीन वाले फॉर्म में होती है, जिसे इस तरह देख के और उसका ऑरा देख के पेनी बहुत बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दीवार के कारण वो नहीं भाग पाती। तभी इजाबेल उसकी तरफ पानी लगती है, जिससे पेनी बहुत बुरी तरह डरने लगती है और वो दीवार को तोड़ने लगती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर तभी इजाबेल अपनी पावर का यूज करके उसे पकड़ के हवा में उठा देती है और पेनी चिल्लाने लगती है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। इजाबेल कहती है मैं जीत जाऊंगी अगर मैं तुम्हें मार दूं। तभी रेड भी वहाँ जाता है, यो भाई क्या तुम ठीक हो, और इजाबेल उसकी तरफ देखने लगती है, जिससे उसका ध्यान थोड़ा भटक जाता है और पेनी पहले से थोड़ा फ्री हो जाती है। रेड कहता है इजाबेल क्या तुम ठीक हो, हमारी सेफ्टी के लिए प्रिंसिपल ने हमें दीवार से घेर दिया, चलो लड़ना बंद करो वरना तुम्हारी आइडेंटिटी सभी को पता चल जाएगी। ये मैच ऑफिस
ऑफिशियली रद्द हो गया है, मैं तुम्हारी बाकी चीजों में मदद कर दूंगा। इजाबेल कहती है क्वीन को अपने हिसाब से ऑर्डर मत दो, और तभी पेनी इजाबेल पे अटैक कर देती है और वहाँ से साइड हो जाती है। रेड कहता है यो भाई क्या तुम ठीक हो? रेड कहता है बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, यहाँ से जल्दी चलो, मैंने पहले ही कहा क्वीन को ऑर्डर मत दो। और वो दोबारा अपना बॉडी पोस्ट रिलीज करने लगती है और दोबारा पेनी को पकड़ लेती है। पेनी कहती है मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इजाबेल कहती है क्या तुम क्वीन को मारना चाहती हो? एक छोटे बीस्ट के लिए तुम काफी प्यारी हो। तभी रेड इजाबेल को पीछे से पकड़ लेता है। यो भाई उसे जाने दो, शांत हो जाओ, अपने बॉडी फोर्स को खुद पे काबू करने मत दो, मैच खत्म हो चुका है, अगर तुम इसे मार दोगी तो सभी लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा। मैं पहले ही तुमसे वादा कर चुका हूँ, मैं तुम्हारा एम्पायर थ्रोन दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा, मुझ पर विश्वास करो और शांत हो जाओ। जो सुन के इजाबेल थोड़ा होश में आने लगती है, पर तभी उसकी क्वीन वाली सेल्फ उसे दोबारा काबू करने लगती है। उसे मार दो, जो भी तुम्हारे खिलाफ जाए उसे मार दो, तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इजाबेल कहती है मैं क्या कर रही थी, ये सही है, जो भी मेरा विरोध करता है उसे मरना चाहिए। और वो पेनी का गला दबाने लगती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रेड कहता है यो भाई अपने बॉडी फोर्स को अपने ऊपर काबू मत करने दो, लेकिन इजाबेल नहीं रुकती। रेड कहता है क्या तुम भूल गई जो तुमने मुझसे एब्सोल्यूट रेज में कहा था? प्रिंसिपल ने मुझे सब कुछ बता दिया, उन्होंने कहा कि तुम मुझे रोकना नहीं चाहते थे, तुमने टूर्नामेंट के पहले राउंड में ही मुझे दूर कर दिया और ऐसा करके तुमने आशा की कि मैं तुमसे किया गया वादा भूल गया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इस दुनिया में किसी कारण से समन किया गया है। मैं पहले कमजोर था, कुछ भी करने के काबिल नहीं था, लेकिन मैं बदल गया हूँ। मैंने पहले स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता ढूंढ लिया है, मैं जो तुम्हें तुम्हारा एम्पायर वापिस दिलाने में मदद करूंगा। यो भाई प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, हम मिलकर ऐसा कर सकते हैं। और तभी इजाबेल पेनी को छोड़ देती है। रेड कहता है प्रिंसिपल भी हमारी मदद कर रहे हैं, चलो चीजें और खराब ना होने दें, मैंने फ्यूचर के लिए भी चीजें तैयार कर ली हैं। जब तक हम साथ रहेंगे मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस दुनिया में हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इजाबेल होश में आने लगती है, लेकिन तभी उसकी क्वीन वाली सेल्फ वापस आ जाती है। इजाबेल ये मत बोलो कि तुम एक प्राउड डीमन क्वीन हो, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, रॉयल्टी होने के नाते हमें ऐसे कमजोर इंसान पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि लीले ने तुम्हें धोखा दिया था? क्या तुमने उससे कोई सबक नहीं सीखा? तुम इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, अगर तुम यहाँ पे किसी पर भरोसा कर सकती हो तो वो मैं हूँ। मेरी बात सुनो, सभी को मार दो और आगे बढ़ो। इजाबेल कहती तुमने सही कहा, सभी को मार दो और आगे बढ़ो। और वो दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। रेड कहता है यो भाई शांत हो जाओ, पर वो उसे भी दूर कर देती है। रेड सोचता है यदि ऐसा ही चलता रहा तो यो भाई का डीमन क्वीन का फॉर्म सभी के सामने आ जाएगा। इससे पहले चीजें हाथ से निकले, मुझे उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ इजाबेल दोबारा पेनी के पास आ जाती है। तुमने क्वीन के विरोध जाने की हिम्मत की, अब तुम्हारे गायब होने का समय आ गया है। लेकिन तभी रेड उनके बीच आके इजाबेल को पकड़ लेता है। रेड कहता है दूर हो जाओ और अजीब सी शक्ल बनाने लगता है। दूसरी दुनिया से आया इंसान, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ जैसी क्वीन को रोक पाओगे? और तभी रेड उसे पकड़ के किस कर लेता है और उसके ऐसा करने से इजाबेल नॉर्मल होने लगती है और उनकी रिंग ग्लो करने लगती है। और इजाबेल हाई प्रीस्ट की बात याद करने लगती है। योर हाइनेस, आप ट्राइब के बाकी लोगों की तरह नहीं है, आपको किसी और इंसान के करीब जाने की अनुमति नहीं है। आप फ्यूचर में इस एम्पायर की क्वीन बनने वाली हैं। जिसके बाद वो रेड के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद करने लगती है और दोबारा नॉर्मल हो जाती है। रेड कहता आखिरकार तुम शांत हो गई, तुम्हें क्वीन के साथ ऐसा करने की अनुमति किसने दी? ऐसा वो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझ पर दबाव था। पर तभी इजाबेल अनकॉन्शियस हो जाती है। यो भी क्या तुम ठीक हो? तभी पेनी भी खड़ी हो जाती है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, तुम अभी भी पहले की तरह हो, मेरे पास मत आओ वरना मैं नरमी नहीं बरतूंगा। और वो अपने पेन को निकालने लगता है, लेकिन वो उसके पास नहीं होता। मेरा पेन कहाँ है? और उसकी हालत खराब हो जाती है। रेड कहता है मेरे पास मत आओ, ये राउंड पहले ही खत्म हो गया है। पर पेनी उसकी बात को नहीं सुनती, पर तभी वो भी अनकॉन्शियस हो जाती है। और ऐसा प्रिंसिपल ने किया होता है, ऐसा लगता है चीजें थोड़ी आगे चली गई हैं। इस तरह की घटनाएं मुझे सिर दर्द देती हैं। रेड कहता है बाहर कैसा माहौल है, क्या उन्हें पता चल गया? मेरा मानना है कि तुम्हें कुछ समय के लिए इससे अलग हो जाना चाहिए। रेड कहता है अलग? आखिर इसका क्या मतलब है? क्या आप योवई को ले जाना चाहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इसने कुछ समय पहले अपने बॉडी पोस्ट से बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। मुझे इन्हें सेव करने के लिए हर किसी के शक को दूर करना होगा। और बातें पहले ही फैल चुकी हैं। रेड अंगूठी हटा दो। जिसके बाद वो दीवार को हटा देते हैं। दीवार हट रही है, मैं फिर से देख पा रहा हूँ। लेकिन फाइट का क्या हुआ? प्रिंसिपल कहते हैं चीजें थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, पर इसे संभाल लिया गया है। मैं आप सभी से इसके लिए माफी चाहता हूँ। कृपया शांति बनाए रखें और अगले मैच का आनंद लें। और यहाँ उन दोनों को मेडिकल रूम ले जाया जा रहा होता है। रेड सोचता है भले ही प्रिंसिपल ने हमारी मदद कर दी हो, लेकिन हम दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं हो सकते। इजाबेल मेरा इंतजार करना। यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं हम इस कैटेगरी के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। अगला राउंड होगा मैजिक क्लास के टोल्स रेरेंस और उसी क्लास की आयशा के बीच। लेकिन तभी आयशा हार मान लेती है, जो सुन के ऑडियंस का पूरा मजाक खराब हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है? क्या उसने हार मान ली? क्या ये सब खत्म हो गया? आयशा कहती है मुझे नहीं लगता मैं रेरेंस को हरा पाऊंगी, मुझे मार खाने का कोई शौक नहीं है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं क्योंकि मैजिक क्लास की आयशा ने हार मानने का फैसला कर लिया है और एली फिलहाल भाग नहीं ले पाएगा। साथ ही पिछले दोनों स्टूडेंट ने नियम तोड़े हैं, इसीलिए
अगला मैच तय हो गया है। अगला मैच होगा मैजिक क्लास के टोल से डेरेंस और फॉर्जिंग क्लास के रेड के बीच, जो सुन के ऑडियंस खुश हो जाती है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। मुझे इस मैच का बेसब्री से इंतजार है, जिसके बाद हम एम्पायर की जेल को देखते हैं, जहाँ एक सेल में कुछ गार्ड पेनी से पूछताछ कर रहे होते हैं और साथ ही कुछ लोग इजाबेल से भी पूछताछ कर रहे होते हैं। तुम कह रही हो कि तुम्हें डीमन ट्राइब ने पकड़ लिया था और स्लेव बना लिया था और वहीं तुमने मैजिक सीखा था। इजाबेल कहती है हाँ तुमने सही कहा। तभी उसके पीछे का गार्ड कहता है लेकिन डीमन द्वारा यूज किए जाने वाला मैजिक काफी ज्यादा अलग होता है। मुझे समझाओ कि एक इंसान इस मैजिक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। पर इजाबेल कुछ नहीं कहती। तुम हमसे झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने डीमन टाइप के साथ कोई सौदा किया है। तभी उसके कंधे पे किसी का हाथ आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? वो बंदा कहता है तुम लोग इतने खुश क्यों लग रहे हो, और उसे देख के वो गार्ड डर जाते हैं। किसने कहा कि ह्यूमन डीमन टाइप का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते? और हम देखते प्रिंसिपल होते हैं जिनके चारों तरफ डार्क बॉडी फोर्स होता है। डीमन टाइप और ह्यूमन टाइप का बॉडी फोर्स लगभग एक जैसा ही है, बस दोनों ट्राइब इसे केवल अलग अलग तरीके से डेवलप करती है। गार्ड कहता है प्रिंसिपल सर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुम्हारी जनरल ने जो कहा क्या उसका ये मतलब है कि मैंने भी डीमन टाइप के साथ कोई सौदा किया है? गार्ड डरते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, आप तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल सर। हम आपको डीमन टाइप से कैसे जोड़ सकते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं चलो देखते हैं। मुझे समय समय पर घूमना अच्छा लगता है। मैंने सोचा शायद ये अच्छा होगा अगर मैं देख के आऊँ कहीं कोई मेरे स्टूडेंट को परेशान तो नहीं कर रहा। जनरल कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो केवल शांति से पूछताछ कर रहे हैं। जिसके बाद हम पैनी को देखते हैं। जनरल कहता है अगर तुम मुंह नहीं खोलोगी तो हमें दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना होगा। ये एम्पायर की जेल है, कोई शांति भरी जगह नहीं है। उसका क्लॉक उतार दो। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तभी पैनी कहती है बहुत हो गया, अब ये नाटक बंद करो। तभी वहाँ साटो आ जाता है तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया और वो सभी सोल्जर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कीजिए प्रिंसेस पैनी। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो कि एली से मिलने आया होता है, जहाँ मेली अपने हाथों से एली को खाना खिला रही होती है। एली कहता है मैंने तुमसे कहा ना मैं खुद से खाना खा सकता हूँ। मेली कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें बहुत चोट लगी है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। मोडो कहता है चाहे तुम किसी भी तरह से देखो मुझे देखभाल की ज्यादा जरूरत है, क्या कोई मुझ पर भी ध्यान देगा? तभी रेड भी वहाँ आ जाता है। मुझे नहीं पता था तुम लोग एक ही कमरे में हो। मोडो कहता है रेड तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, मेरी रूम बदलने में मदद करो, मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेली कहती तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस पेशेंट की देखभाल कर रही हूँ। और वो एली को बहुत ज्यादा खाना खिलाने लगती है। तभी एली कहता है रेड कंपटीशन में क्या चल रहा है? मोडो कहता है क्या तुम्हारी वाइफ उसके राउंड को जीत गई? रेड कहता है उस अपोनेंट और ये दोनों को ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, उन दोनों को ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। मोडो कहता है डिस्क्वालीफाइड हो गई, आखिर ऐसा क्यों हो गया? उन दोनों में से एक ने डीमन टाइप की बॉडी फोर्स का इस्तेमाल किया और दूसरे ने बीच टाइप की बॉडी फोर्स का इस्तेमाल किया। उन दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। एली कहता तो फिर रेरेंस और आइसा की लड़ाई का क्या हुआ? मेली कहती इसमें कोई शक नहीं, जरूर रेरेंस ही जीता होगा। रेड कहता आइसा ने शुरू में ही सरेंडर कर दिया और अपनी हार मान ली, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट पहले ही सामने आ गया है? तभी उसे कुछ समझ आता है, इसका मतलब तुम रेरेंस के खिलाफ लड़ोगे। रेड कहता है घबराओ मत, हम इसके बारे में शांति से बात कर सकते हैं। मोडो कहता है तुमने अपना मैच जीत लिया है तो इसका मतलब तुम्हारा सामना रेरेंस से होगा। एली कहता है रेड मोडो की चिंता जायज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे लड़ रहे थे या फिर मैं बुनो से लड़ रहा था। दोनों के ड्रैगन फॉर्म ने उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। रेरेंस असल में उन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर चीजें आगे जाती हैं तो वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्या तुम सचमुच चीज के लिए तैयार हो? मोडो कहता हाँ एली ने सही कहा। और रेड याद करने लगता है जब उसने रेरेंस से कहा था कि मैं ही तुम्हें हराऊंगा। रेड कहता मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जीतना है। जिसके बाद वो निकल के अपने डोम जाने लगता है, जहाँ रास्ते में लोग उसे पहचान रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसके सामने कोई आ जाता है, तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम्हें योवे की चिंता है? और ये टीचर मार्टिन होते हैं। टीचर मार्टिन कहते चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना सिर ऊपर रखना होगा। जिसके बाद हम उन दोनों को रेड के रूम पे देखते हैं। रेड कहता है टीचर क्या आपको लगता है कि मैं रेरेंस को हरा पाऊंगा? टीचर मार्टिन कहते तुम भले ही पास्ट में थोड़े कमजोर रहे हो, रेरेंस एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान है जो कि कई सौ सालों में एक बार दिखता है, लेकिन जिस तरह तुम अभी हो तुम जरूर उसे हरा पाओगे। जिसका हम अगले दिन अरीना को देखते हैं, जहाँ ऑडियंस सभी टीचर किंग और सभी लोग मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं।